नमस्कार, मैं हूं तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं CNA टीवी का विशेष कार्यक्रम खतरों के खिलाड़ी। आज हम आपका परिचय करा रहे हैं एक ऐसे शिकारी से जिन्होंने अपना पूरा जीवन सौंप दिया है अपने प्रदेश की जनता को आदमखोर बाघ और तेंदुओं से मुक्ति दिलाने में। हमारे उत्तराखंडी समाज में बहुत पहले से ये समस्या रही है कि बाघ और तेंदुओं का आतंक हमारे पहाड़ की जनता के सिर चढ़ के बोलता है। सैकड़ों लोग बाघ और तेंदुओं के शिकार हो चुके हैं और ऐसे में कुछ लोग नर सेवा और नारायण सेवा वाली बात लेकर सामने आए। उन्होंने लोगों को आदमखोर के खौफ से मुक्ति दिलाने का जो बीड़ा उठाया, उनमें से एक हैं जॉय हुकील। आप मूलतः पौड़ी के रहने वाले हैं और अब तक 37 शिकार कर चुके हैं। जॉय साहब हमारे साथ हल्द्वानी में आज विराजमान हैं और हल्द्वानी में घोषित आदमखोर तेंदुए को मारने के लिए जॉय यहाँ आए हैं, लेकिन एक गोली लगने के बाद जंगल में गायब हो गया और अभी तक नहीं मिला है। तो मिलते हैं जॉय हुकील साहब से, जो हमें बताएंगे कि उनका 37वां शिकार कैसे हुआ और कहाँ हुआ। जॉय साहब, बहुत स्वागत है आपका खतरों के खिलाड़ी में। ये जो आपने 37वां शिकार किया अपना, ये कहाँ था और शुरुआत में आपको कैसे वन विभाग ने कांटेक्ट किया, क्या किया, ये कहानी हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। नमस्कार। चमोली के नारायण बगर जो ब्लॉक है, उसके कुलसारी के ऊपर कुछ गांव हैं जहां पे कि इस गुलदार का आतंक था। और इसने पहले तो मई के महीने में इसने एक छोटे बच्चे को, 4 साल के बच्चे को, जो कि घर में खेल रहा था, उसको ये उठा के ले गया। और उसके बाद जून में इसने जो है करीब 1 महीने के बाद एक लड़की को, जो कि 12 साल की लड़की थी, उसको जब वो अपनी माँ के साथ छानी में थी और वो पानी की बोतल लेके आ रही थी, तो वो गुलदार उसको वहाँ से उसकी माँ की नज़रों के सामने घसीटता हुआ ले गया। उसके बाद उसकी माँ चिल्लाई, दौड़ी उस गुलदार के पीछे और उसने बड़ा शोर मचाया। बेचारे ने बहुत संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद जब लोगों ने कुछ नीचे से आवाज़ें सुनी तो वो दौड़ते हुए आए। और दौड़ते हुए आए तो वो इस बीच वो गुलदार ने जब आवाज़ें सुनी तो वो वहाँ से फ़रार हो गया। और लेकिन वो लड़की तब तक मर चुकी थी। इसके बाद वन विभाग ने उसको आदमखोर घोषित किया और मुझको वहाँ पे ये जिम्मेदारी दी। साथ ही में लखपत रावत जी, जो कि गैरसैंण के रहने वाले हैं और मेरे से पहले से ये समाज सेवा करते चले आ रहे हैं, हम दोनों को वहाँ पे बुलाया गया। तो सबसे पहला हमारा ये काम था कि हम इसको पहचानें, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन गुलदारों की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और जहाँ पर भी हम जाते हैं तो ये उसको आइडेंटिफाई करना हमारा पहला काम होता है। कहीं ऐसा ना हो कि गलती से कोई अन्य गुलदार ना मरे, तो ये हमारा पहला काम होता है, उसे आइडेंटिफाई करना। तो वो हमें कुछ समय लगा और कुछ समय के बाद, करीब हफ्ते या 8 दिन के बाद, हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ये एक मादा है जिसने कि ये घटना को अंजाम दिया है। तो ये हम लोग 30 तारीख को वहाँ पहुँचे थे और 11 तारीख को हमने एक प्लानिंग करी, जब हम बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि इसी ने मारा है और इसका हाइड आउट्स ये किस जगह पे रहती है। तो ये हमने एक आपस में बात करके और खोजबीन करके ये तय कर लिया। फिर उसके बाद हम लखपत रावत जी और हम जो है, हमने एक प्लानिंग करी, एक रणनीति हमने बनाई, जिसके तहत कि एक साइड से उन्होंने उसको घेरना शुरू करा और एक साइड से मैं चला। तो करीब शाम को 7:15 पे जब वो गांव की तरफ बढ़ रही थी, जिस गांव में उसने सेकंड किल किया था, तो वो एकदम से मेरे सामने आ गई। और सामने ऐसे आई कि हम तो बिल्कुल झाड़ियों में छुप के उससे चल रहे थे, वो भी अचानक झाड़ी से निकली। अच्छा। और जैसे ही वो झाड़ी से निकली तो उसको गोली मार दी और वो वहीं पे ढेर हो गई। और इसके साथ ही लोगों में बड़ा फिर अच्छा वहाँ पे सुकून हो गया, शांति हो गई, लोग खुश हैं। ये जो आपने उसको शिकार बनाया, कितने मिनट के अंदर आपने उसको पहचाना कि यही है, उसने आपकी तरफ को आई, और कितने मिनट के अंदर ये सारा घटनाक्रम हो गया होगा? देखिए, उसको पहचानने में तो हमने बहुत समय लगाया कि ये किस किस्म की होगी। एक आप उसका शेप और कितनी उसकी ऊंचाई होगी,
और कितनी लंबाई होगी, कितनी उम्र होगी। एक हम लोग ये काम करते करते थोड़ा सा उसका पंजा ये सब कुछ देख के थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं, तो एक इमेज जो है वो दिमाग में आ जाती है। और इसको पहचानने में तो हमने काफ़ी समय लगाया, हफ्ता लगाया, उससे ज़्यादा लगाया। लेकिन जैसे ही ये सामने निकली तो आप ये समझ लीजिए कि मुश्किल से उसे पहचानने में मुझे कोई 30 सेकंड लगे होंगे कि मैं बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये वो सेम है। उसके सिर का साइज़, उसके बॉडी का साइज़, उसकी ऊंचाई, लंबाई और सब कुछ देखते हुए तो बहुत मतलब 30 सेकंड से कितना ज़्यादा। फासला था आपके और उसके? जब मैंने उस पर फायर करी करीब वो 25 मीटर का फासला था। अच्छा, लेकिन गोली उसके ठीक लग गई तो वो वहीं पे ढेर हो गई एक ही गोली में। बाय द वे आपकी गोली मिस कर जाती या कई बार ऐसा होता भी है, जी जी। तो क्या वो जंप करके आपको पकड़ सकती थी? जी हाँ, जी हाँ, 3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो बहुत जल्दबाजी में मैंने दौड़ते भागते फायर करी तो वो गोली उतनी ठीक नहीं लग पाई जी तो उन तीनों ने मेरे पे चार्ज करा। जी। लेकिन वो बड़े इत्तेफाक की और अच्छी बात ये रही कि मुझे कुछ ऐसा नुकसान नहीं हुआ और मैं दूसरी गोली भर के जब वो मेरी तरफ दौड़े हैं 3 बार तो वो उनके ठीक जगह पे दूसरी गोली लग गई जिससे कि मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपकी गोली गलत लगती है तो वो आपके लिए हिंसक हो सकता है, तो वो सावधानी आपको मतलब हमेशा बरतनी पड़ती है। कितने लोगों की टीम आपके साथ उस समय रही थी? मेरे साथ एक मेरा सहयोगी राजू जो कि बिल्कुल अभी नया है, मैं उसको मेरे साथ ये बागेश्वर में था, मेरे साथ ये पिथौरागढ़ में था और मेरे साथ ये अभी चमोली में था। तो मैं इसको आजकल मेरे साथ ये चल रहा है बिल्कुल नया, क्योंकि मेरा जो पुराना साथी है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा जी। तो जिसने कि मेरा बहुत साथ दिया। तो अब मैं ये नया जो है इसको ट्रेन कर रहा हूँ। और देखिए ये ऐसा काम है कि ये काम बिना सहयोग के नहीं हो सकता है। तो इसमें अपना सहयोगी और अपना एक ऐसा आदमी जो कि बिल्कुल एक्सपर्ट और सीखे वो होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे साथ एक ही आदमी रहता है, ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा वकील साहब, पहाड़ की परिस्थितियाँ, भौगोलिक परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं। हमने देखा है और जो हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे मनोहर कहानियाँ वगैरह, इसमें शिकारों की बहुत कहानियाँ आती थी। तो उस वक्त हम ये देखते थे कि मचान लगाया शिकारी ने और फिर उसने शिकार किया। क्या हमारे यहाँ भी वो स्थितियाँ हैं? हाँ जी हाँ। देखिए हम क्या करते हैं कि हम ये गुलदार जो होते हैं, जैसे इंसान कहने के लिए तो सब इंसान है लेकिन सबका नेचर अलग अलग होता है। तो इसी तरीके से गुलदारों का भी कुछ व्यवहार जो है वो अलग अलग किस्म का होता है। तो जिसका जैसा व्यवहार होता है, कई गुलदार जो है दिन में किलिंग करते हैं, कई गुलदार रात को किलिंग करते हैं। तो हमको अपना रूटीन उन्हीं की तरीके से बनाना पड़ता है। और दूसरा ये है कि कई गुलदार ऐसे होते हैं कि जिनको हम लोग चलते चलते मारते हैं, या झाड़ियों में बैठ के, या छुप के, या जहाँ उनके छुपने का स्थान है, या उनका पीछा करके, या रात में सर्च करके टॉर्च की लाइट में। कुछ गुलदार ऐसे हैं कि जिनके लिए हमें मचान बनाना पड़ता है। मचान बनाने में देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि मचान हम बिल्कुल लास्ट में बना देते हैं, जब हम श्योर हो जाते हैं कि इस मचान में जिसको हम ढूंढ रहे हैं उसी गुलदार का वहाँ पे नरभक्षी का मूवमेंट है। वरना मचान के सामने तो कोई भी गुलदार आता है। तो ये मचान बनाना बिल्कुल ये लास्ट का हमारा ऑप्शन होता है और ये बड़ा सोच समझ के बिल्कुल आखिर की चीज़ है। अच्छा जी हाँ, ये मेरी गन अपनी है। मेरे पास एक राइफल है 375 बोर जी, और एक शॉटगन है जी। ये वन विभाग की तरफ से आपको क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं? वन विभाग की तरफ से हमको ये है कि जहाँ हम जाते हैं तो वहाँ पे रहने का इंतज़ाम करा दिया जाता है। और बाकी हम किसी और उम्मीद से इस काम को नहीं करते हैं। मतलब पूरी तरीके से एक समाज सेवा के तौर पे हम इस काम को करते हैं। तो अच्छा, समाज सेवा के वकील साहब बहुत से और तरीके भी हैं। जी, जैसे कुछ लोग भूखों को उनका पेट भरते हैं, जी, कुछ लोग जी, नंगे बदन को ढकने का काम करते हैं। जी। आप इस समाज सेवा में आए, हालांकि बहुत बड़ा काम है, अपनी जान को बाजी लगाते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी इधर रुझान कैसे हुआ आपका? ऐसा है कि एनसीसी में मैंने गन चलानी सीखी थी। वो छोटी सी हमारी जो होती है .22। तो और उसके बाद ये था कि हमारे जो परिवार था तो उसमें जो हमारे अंकल थे उन लोगों के पास बंदूकें थी जो बचपन से मैं देखता था। और बहुत बचपन में मुझे याद है कि गुलेल भी हम लोग चलाया करते थे जी, बच्चों के साथ, दौड़ भागी ऐसा। तो उसके बाद हुआ ये कि पौड़ी के पास जो टेहरी ज़िला है तो वहाँ पे 2007 में किसी नरभक्षी ने 11 लोगों को मार दिया। अच्छा। तो जब 11 लोगों को उसने मार दिया तो उस समय के जो शिकारी थे जिनका नाम था, जो पैनल में थे, तो वो लोग आए और उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी
कोई ऐसी बात थी। तो मुझे ये मालूम चला कि वो कुछ लोकल लोगों को भी परमिट दे रहे हैं। उन्होंने कहा चलिए आप भी आ जाइए। तो मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि सर मेरे पास भी गन है, तो आप मुझे मौका देंगे? तो उन्होंने कहा हम इतने लोगों को दे रहे हैं, आप भी ट्राई कर लीजिए, आ जाइए। तो वो 5वें दिन मैं उसको जो है मैंने मार दिया। मैंने कोई ऐसा स्पेशल नहीं करा जो और शिकारी नहीं कर रहे थे, लेकिन वो बाय चांस की बात है, मैंने मार दिया। फिर उसके बाद करीब 2 साल के बाद फिर उसी रेंज में जो है वहाँ काफ़ी देवप्रयाग की साइड में, तो वहाँ पे एक नरभक्षी और लगा, तो उन्होंने मुझे बुला दिया, तो वो उसको भी मैंने करीब 10वां या 12वें दिन मार दिया। पर 2009 से फिर ये सिलसिला लगातार चला आ रहा है। तो मैं सारी जगह जितने ज़िले हैं करीब करीब वहाँ अपनी सेवाएं जो भी होती हैं तो मैं उसके लिए तैयार। और दूसरी जो समाज सेवाएं हैं उनसे इतर आपकी समाज सेवा थोड़ी हिंसक सी है। जी जी जी। तो कई बार अब वो चूंकि बेजुबान है, शायद वो ये भी नहीं समझ पा रहा है कि मुझे नरभक्षी घोषित कर दिया और मैंने ये पाप किया या कानूनन अवैध काम किया, उसको तो नहीं मालूम। बिल्कुल सही। आप मारते तो आपके मन में जब गोली चलाते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है उस समय? देखिए, मन में ये विचार आता है कि क्योंकि हमें जब एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है और वो जिम्मेदारी के पीछे हमारा ये होता है कि हम मेरे दिल में ये होता है कि वो जो मैं आधी खाई हुई लाशें देखता हूँ या परिवार को बिलखते रोता देखता हूँ, तो मुझे ये लगता है, आपने सही कहा कि समाज सेवा के बहुत से तरीके हैं, लेकिन शायद मुझे यही आता है और यही मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे यही दिन दी है, तो मैं इसी के द्वारा अपनी सेवा करता हूँ। और दूसरा ये है कि जब तक मैं उसे मार नहीं देता हूँ तो मेरा ऐसा कोई विचार मन में नहीं आता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब वो मर जाता है, जब मैं उसके पास जाता हूँ, तो मुझे ये बुरा लगता है कि अगर ये नरभक्षी ना हुआ होता तो सामान्य गुलदारों की तरह ये भी जी लेता। अच्छा, हमारे पहाड़ में गुलदार वाली समस्या तो ठीक है, बीच बीच में हो सकता है कि ये जुबानी जमा खर्च है कि पहाड़ में बाघ लग गया, चर्चा तो बाघ की ज़्यादा है। जी जी। बाघ जब क्या लगता है कि अब वास्तव में पहाड़ में बाघ लगता है? देखिए, ऐसा है कि हमारे कुमाऊँ के और गढ़वाल के जो हमारे गांव हैं या पहाड़ हैं, तो हम लोग सभी चीज़ों को जितने भी हैं ये आपके, चाहे वो बाघ हो चाहे गुलदार हो, तो हम लोग उसको आम भाषा में एक बाघ ही बोल देते हैं। जो हमारे पुराने फोक सॉन्ग्स भी हैं उसमें भी हम बाघ का ही जिक्र है। लेकिन है ये कि हमारे पहाड़ों में गुलदार ज़्यादा है और बहुत कभी कभार कहीं से कल चल के कोई टाइगर आ जाता है। लेकिन मेरा इतना समय हो गया, मैंने कुमाऊँ के जंगलों में भी और खूब घूमा हूँ, तो मुझे कभी टाइगर नहीं दिखा। हालांकि कैमरा ट्रैप में आए हैं, त्रिजुगी नारायण में आए हैं, आपके अस्कोट में आए हैं, लेकिन हमें इत्तेफाक से कभी नहीं दिखा। तो उसकी जो प्रेजेंस है बहुत ही कम है कभी कभार। आपकी याददाश्त में कोई बाघ नरभक्षी हुआ हो? मेरी याददाश्त में तो पहाड़ों में तो नहीं हुआ, रामनगर में ज़रूर हुआ है जी। हाँ, लेकिन पहाड़ों में मेरी याददाश्त में कोई नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले जो है, अगर मैं जिम कॉर्बेट की बात करूं, तो उनके टाइम पे जो है वो पहाड़ों में हमारे ये रहते थे बाघ, जिन्हें टाइगर कहते हैं। और वो समय के साथ क्योंकि शोर शराबा बढ़ता गया तो उनको ज़्यादा शांति चाहिए और ज़्यादा भोजन चाहिए, तो वो नीचे तराई की तरफ उतर गए। उनके समय में गुलदार, ये आपके टाइगर जो है नरभक्षी हुए हैं। मुक्तेश्वर में आपका हुआ है, उधर आपके चौगढ़ में हुआ है, कई ऐसी जगह हैं कि पहाड़ों में उस समय बाघों की प्रेजेंस थी। इस स्तर पे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एक बहुचर्चित गीत है जो पिछले कुछ सालों से लगातार लोगों की ज़ुबान पे चल रहा है, अपने उत्तराखंड का गीत है फां बाघा रे। फां बाघा रे भी ऐसे ही नरभक्षी बाघ पे बना था जिसका नाम फां था। और उस गीत को आज आप लोग इतना पसंद करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं नरभक्षी तेंदुओं वाली जो मानसिकता हमारे दिमाग में जो खौफ है वो हमारे दिमाग में है, उसको गीत संगीत में भी ढाला गया है। नरेंद्र सिंह नेगी जी ने भी बहुत से गीत लिखे हैं नरभक्षियों के, और शिकारियों का आमंत्रण भी है उन गीतों में। इन सब के बीच में वकील साहब, आप जब पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, जब आपको पता लगता है कि आदमखोर हो गया है कोई तेंदुआ, तो आप जब जाते हैं तो आपसे बेहतर मुझे लगता है कि पहाड़ी जनजीवन को कोई और नहीं समझ पाया होगा, साथ में जंगल भी। जी हाँ, तो जी क्या देखा आपने? देखिए, ऐसा है कि मुझे ये लगा, और जो मैं हमेशा कहता भी हूँ, क्या है कि हमारे लोग पहाड़ों में जो पीढ़ियों से बाघों के साथ जीते आए हैं। और
यहाँ तक भी है कि वो बागों को या गुलदारों को, क्योंकि वो बाग सभी को बोल लेते हैं, तो उनको कुछ देवी का रूप भी मानते हैं। और मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा महसूस करी कि वो लोग जो हैं, अगर वो उनकी बकरी ले जा रहा है या उनकी गाय ले जा रहा है तो वो पीढ़ियों से ले जा रहा है, तो वो उसको उतना माइंड नहीं करते। उनको दिक्कत तब होती है जबकि उनके प्रियजनों को मारता है, वरना वो सदियों से उनके साथ रहते आए हैं। जैसे आपने बताया, गाने हैं, बड़े हंसी मजाक में भी लोग बोलते हैं, तो लोग उतना माइंड नहीं करते हैं। और मैं आपको एक वाक़या बताऊं कि मैं पिथौरागढ़ में था, तो मैंने उस नरभक्षी को जो है काफ़ी दिन की स्टडी करने के बाद मैं उस नतीजे पर पहुंचा था कि ये शाम के वक्त, रात के वक्त में, लेट नाइट जो है गांव में घुसता है। तो मैंने एक आदमी से रिक्वेस्ट करी कि ये तुम्हारा मकान है, मैं इसके पीछे जो एक छज्जा सा था, मैंने कहा मैं इसमें बैठूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से गुजरता है। मैंने उसका कुछ वहाँ पे निशान देखे थे। तो देखिए हमारे पहाड़ों का, आप ये देखिए कि उस आदमी ने मेरे हाथ जोड़े। उसने ये कहा कि भाई साहब, ऐसा है कि नवरात्रि अभी चल रहे हैं और आप जो हैं नवरात्रि जैसी ख़त्म हो जाए तो आप, तो हमारे यहाँ देखिए, एक हमारे पहाड़ों में बिल्कुल भी बाघों के प्रति कोई घृणा या कोई हिंसा की भावना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ तकलीफ़ किस चीज़ से होती, जो आपके गुलदार जो नरभक्षी हो रहे हैं, और गुलदार अगर आप इनकी संख्या देखें तो संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से जो नरभक्षी हो रहे हैं उनकी संख्या तो बहुत ही कम है। अब सवाल ये है कि नरभक्षी होने के पीछे वजह क्या है, मोटे मोटे तौर पे? जी हाँ, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। ये जवाब इसका बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपको संक्षेप में ये बताऊंगा कि नरभक्षी होने के कारण एक तो है उसका शारीरिक दुर्बलता। शारीरिक दुर्बलता में क्या है कि उसके जैसे दांतों का टूट जाना उम्र के साथ, या फिर संघर्ष में किसी शिकार करने के साथ, या फिर उसके नाखूनों का घिस जाना, या अन्य किसी किस्म की उसके अंदर चोट होना। और इसके अलावा उसका दूसरा कारण है मानसिक कारण। तो जो मानसिक कारण है वो बड़ा अजीब सा कारण है। वो ऐसा है कि उसके अंदर एक अपॉर्चुनिस्टिक इंस्टिंक्ट होती है, अवसरवादिता है। तो उसमें क्या है कि हर एक गुलदार जो है वो, आप ये देखिए, जब गांव की औरतें जंगल में जाती हैं तो उनको 20 गुलदार जंगल में देखते हैं, लेकिन सारे के सारे गुलदार ये नहीं कि उन पे हमला करते हैं, उन्हीं में से कोई एक बिगड़ जाता है। तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्वस्थ हो, उसके मतलब अस्वस्थ हो, उसके नाखून टूटे हों या उसके दांत टूटे हों। तो वो उसको आप मौका परस्ती भी कह सकते हैं कि अचानक उसके दिमाग में आया। और तीसरा कारण ये है कि एक जो मादा होती है, तो मादा के साथ जब बच्चे होते हैं तो बच्चों के साथ वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकती बच्चों को लेके इधर उधर, क्योंकि उसके लिए उनका खतरा होता है। वो उससे और सियार, गीदड़ और हिंसक या अपनी प्रजाति के गुलदारों से उन्होंने बचा के रखती है। तो उनको पालने के लिए उसको ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या होता है कि उसका शिकार का क्षेत्र जो है वो सिमट जाता है, तो उस सूरत में भी वो नरभक्षी हो जाते हैं। और एक चौथी चीज़ ये है कि लोगों का बहुत ज़्यादा कहना है कि साहब ये जो है, उसने बच्चे को कुत्ता समझा या औरत झुकी थी, उसने सोचा कि कोई जानवर है और उसने उस पर हमला कर दिया। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो बाघ को अच्छी तरह मालूम होता है कि कौन सी चीज़ क्या है। और हाँ, ये ज़रूर होता है कि कभी वो अचानक दौड़ के आता आंगन में कुत्ते को पकड़ने के लिए, और कुत्ता तो क्योंकि समझदार होता है, पता चल जाता है, वो अंदर भाग जाता है। और वहाँ पे अगर कोई बच्चा हो तो वो उसको उठा के ले जाता है, वो बच्चा ही समझ के ले जाता है, ऐसा नहीं कि वो उसे कुत्ता समझता है। और एक बार जहाँ उसको आदमी का स्वाद लग जाता है तो फिर वो उसके मेन्यू में शामिल हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे क्या कहते हैं, नरभक्षी होने लगता है, और आदमियों के प्रति भी उसका खाने की इच्छा होती है। लेकिन उसको ये नहीं समझना चाहिए कि नरभक्षी होने के बाद वो सिर्फ आदमियों को खाएगा। वो नरभक्षी होने के बाद वो उसके सिर्फ मेन्यू में ऐड हो जाएगा। अगर उसको और जानवर भी मिलते रहेंगे तो वो उनको भी खाता रहेगा। एक तो वकील साहब ये हुआ कि जो नरभक्षी हैं उनसे ख़तरा है इंसानी समुदाय को। दूसरा, जैसे कल ही दिख रहा था कि अल्मोड़ा में या हमारे हल्द्वानी में कुछ तेंदुए दिखाई पड़े हैं जो आबादी वाले इलाकों में दिखाई पड़ रहे हैं। क्या इनसे भी उतना ही ख़तरा है? देखिए, ऐसा है कि सावधान तो हमें हमेशा से रहना पड़ेगा उनसे, क्योंकि आदमखोर जो गुलदार है वो अलग से पैदा नहीं होता, जिसको हम लोग यहाँ पे, मैं सुन रहा हूँ कि लोग कुकुरिया बाघ बोल रहे हैं, तो वो कुकुरिया बाघ ही किसी कारणवश, जो मैंने कारण बताए, वो नरभक्षी हो सकते हैं। तो हमको हमेशा इससे सावधानी रखनी है। अच्छा, लोगों को जो अचानक हल्द्वानी में दिखने लगे हैं,
तो उसकी वजह ये है कि देखिए, जब किसी चीज़ से ख़तरा आदमी महसूस करता है तो वो बहुत सतर्क हो जाता है और चारों तरफ देखने भी लगता है। ऐसा नहीं है कि ये गुलदार पहले नहीं थे, ये गुलदार पहले भी थे, लेकिन क्योंकि ये हिंसक नहीं थे, लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और अब हर एक आदमी सतर्क है तो वो हर चारों तरफ देख रहा है, तो उसको नज़र आ रहे हैं। आसपास के हमारे ये जंगल है, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से मिलता हुआ जंगल है, पहाड़ों में है, तो यहाँ गुलदारों की संख्या काफ़ी है। एक हल्द्वानी में नरभक्षी घोषित हुआ है और आप उसके शिकार के लिए आए भी हैं। क्या स्थिति है उसकी इस समय? देखिए, ऐसा है कि जब मैं पहुंचा यहाँ सुबह तो मुझे करीब शाम के वक्त में तो मुझे ये पता चला कि मेरे आने से पहले उसको एक हमारे लोकल शिकारी हैं, उन्होंने गोली मार दी है। और मैं गया वहाँ पे, मिला उनसे, पूछा, सारी स्थिति देखी, तो और ये भी पता किया कि आपने किन हालात में क्या समझ के इस गुलदार को गोली मारी। तो मैं उनकी बातों से भी कन्विंस हुआ कि मुझे लगता है कि जिस गुलदार को उन्होंने गोली मारी वो नरभक्षी होने की उसकी उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि उसी वक्त उसने क्या करा था कि उसके कुछ ही दूरी पे एक लेबर पे हमला करा था और आसपास के भी कुछ लोगों पे वो हमलावर हो रहा था। तो उन्होंने उसे गोली मार दी और उन्होंने उसकी काफ़ी तलाश करी, खून भी उनको मिला, लेकिन वो जंगल क्योंकि बहुत ज़्यादा घना है, गुफाएं भी हैं, तो वो अब देखिए संभावना उसमें दोनों हो सकती हैं। हो सकता है वो गोली खा के कहीं अंदर जंगल में जाके मर गया हो, उसने दम तोड़ दिया हो, और अगर गोली उसके थोड़े हल्की लगी हो तो कुछ समय के बाद रिकवरी, जब वो ठीक हो जाएगा तो हो सकता है वो दोबारा हमलावर हो सके। तो अभी हमें कुछ समय जो है वो आसपास के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं उनको सावधानी अपनी पूरी रखनी है। तो अब मेरे हिसाब से जब तक आपके 2 या 3 महीने नहीं गुजर जाते हैं तो आप ये ना समझें कि वो गुलदार जो है मर गया है। और इसके अलावा भी मेरी लोगों से ये वो है अपील है कि जो भी हैं, देखिए आपको और हमको इनके साथ जीना सीखना होगा, क्योंकि ये हमारे बहुत आसपास हैं और वो एक किस्म से वो जितना आपको और हमको सोचने समझने की शक्ति है उनको नहीं है। तो अपना बचाव हमें स्वयं करना पड़ेगा, जो भी उसके तरीके हैं वो सारे अपनाने पड़ेंगे। तो ये थे जॉय हुकील, जिन्होंने अब तक 37 शिकार कर चुके हैं और अगर हल्द्वानी वाला नरभक्षी दोबारा से हमलावर होता है या ठीक होके आता है तो हम उम्मीद करेंगे कि जो जॉय हुकील साहब अपना 38वां शिकार पूरा कर पाएंगे। लेकिन इन सब उम्मीदों और शुभकामनाओं के बीच में हमें ये भी मानना पड़ेगा और ये भी तय करना पड़ेगा कि कोई दूसरा नरभक्षी पैदा ही ना हो। मिलेंगे खतरों के खिलाड़ी के अगले अंक में किसी और ऐसे ही खतरों के खिलाड़ी के साथ। नमस्कार।